नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संगमकालीन इतिहास, संगम काल के अंतर्गत शासन की ये 3 प्रमुख वंश चोल, पांड्य और चेर, इसके अलावा सातवाहन वंश तथा इन चारों वंश से संबंधित जो भी मिसलेनियस पॉइंट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अचानक क्यों आ रही है ना? तो ये वीडियो इसलिए आ रही है कि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज किए हैं कि भैया ये वाली टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये एसएससी काफ़ी पूछता है। मैं भी जानता हूँ, प्रैक्टिसेस में कई बार कराया हूँ, लेकिन आज इकट्ठा लेकर के आया हूँ ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और एग्जामिनर इस टॉपिक को छेड़े तो आपका क्वेश्चन न छूटे। मैं सिर्फ वही पॉइंट इसमें रखा हूँ जो एग्जाम में आएगी। समुद्र जैसा नहीं कि 10 घंटे में पढ़ाऊँगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है ये और सिर्फ काम की बात होने वाली है, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट चाहिए, सबसे अच्छा अभी पैरासीटामोल 500, अगर पैरासीटामोल 500 कंटेंट का जोड़ा किसी के पेड क्लास में भी आपको जो 2000 का है वहां भी मिल जाता है तो मेरा 99 वाला मत लेना। ठीक है भाई, कहने का मतलब है इसकी जोड़ा अभी नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, और जो बच्चे लिए हैं उनसे आप रिव्यू कर लेना। ठीक है, और मैं बताया कि भाई अगर आप इसे ही खाली अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो एसएससी के एग्जाम में जो है मोर देन 75% क्वेश्चन आप आराम से बना के आओगे, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। चलिए, बाद बाकी आपकी मर्जी कि एग्जाम आपको पास करना है, पैसे आपके पास हैं, पेड क्लास आप ले सकते हैं, मैं तो नहीं ले सकता। चलिए, यहाँ पे है ई बुक पीडीएफ के लिए कोई भी चाहिए तो ये जो नंबर है इस पर आपको सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू भी आप क्लिक करके मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संगम कालीन इतिहास में सबसे पहले हम संगम काल क्या है इसको समझाता हूँ। देखिए, संगम का मतलब होता है मिलन, सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पे मिलन नहीं, यहाँ पे सम्मेलन सटीक रहेगा, है ना। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में तमिल कवियों का या विद्वानों का 3 प्रमुख सम्मेलन हुए। जैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे आपका बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख सम्मेलन हुए, वैसे तो 5वां भी माना जाता है, लेकिन 4 प्रमुख है बौद्ध धर्म के। कहाँ कहाँ हुआ था, झट से रिवीजन करेंगे। अजातशत्रु के समय राजगीर में हुआ था, आर लिख देता हूँ, है ना। कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था, भी लिख देता हूँ। अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था, और आपका कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये 4 बौद्ध संगति, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। तो संगम का मतलब है सम्मेलन। माना जाता है कि प्राचीन काल में 3 सम्मेलन हुए तमिल कवियों का, है ना। उस काल में जब ये सम्मेलन हो रहा था तो उस काल को संगम काल कह दिया गया। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका कि संगम क्या है। जैसे आपने गाना सुना होगा, बोल राधा बोल संगम, होगा कि नहीं, तो वहां पर भी संगम का अर्थ मिलन से है। ठीक है, प्रमाणिक समय की बात करेंगे तो 900 बीसी से 300 एडी की बात करता है ना। ये जो है कहीं कहीं आप इस चीज को घट से देखेंगे कि 200 बीसी से 300 एडी, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप बहुत सारे चीज़ ऐसा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखे हैं। ठीक है, तो इसको आपको 900 बीसी से 300 एडी तक चलेंगे, ये द हिंदू पत्रिका से यहाँ का जो है आपका ये आंकड़ा लिया गया है। ठीक है भाई, इसके अलावा इतिहास में कुल 3 संगम का प्रमाण मिलता है। कितने? 3 संगम का भी मैंने पहले ही बात कर लिया था ना, बौद्ध धर्म का एग्जाम्पल देते हुए। इस 3 में 2 बार हुआ आपका कहाँ पे? मदुरई में हुआ, 2 बार मदुरई में हुआ, पहला और तीसरा। दूसरा जो हुआ ये कपाटपुरम में हुआ। देखिए, पहला का कोई भी साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, और जिस चीज़ का साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं है ना, तो उसको हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे कैसे? जादूगर थोड़ी है। ठीक है, तो ये वाले से आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस पूछा जा सकता है कि पहला कहाँ हुआ, तो मदुरई में। ठीक है, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा भी मदुरई में। तो इसमें कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कि प्रथम संगम का कोई भी साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। द्वितीय संगम से
तोलक्कापियम नामक ग्रंथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो आज भी अवेलेबल है। और ये ग्रंथ आपने कई बार एग्जाम में अटेंड भी किया होगा। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है गुरु, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है, तो आप कहते हो ये तमिल भाषा में है। फिर पूछा जाता है कि ये किस पर आधारित है, कानून, राजनीति, या फिर क्या है ये ग्रंथ, है ना। तो ये है भैया व्याकरण, ग्रामर का किताब है। हालांकि ग्रामर के इतर और भी चीज इसमें जो है दर्शाया गया है ना, आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में भी बताया गया है, लेकिन ग्रामर की बेसिकली ये किताब है। इनके अलावा इनके लेखक कौन है, तो यहाँ पे लिखा है तोलक्कापियर। तो याद रखने में काफी इजी है, तोलक्कापियम के राइटर है तोलक्कापियर। जैसा किताब का नाम वैसा लेखक का नाम, तो इसीलिए आज तक लेखक का नाम एग्जामिनर नहीं पूछा है। इसमें जब भी पूछता है किस भाषा की है और क्या चीज़ है, ये तो व्याकरण है, तमिल भाषा की है। बात को समझेंगे, जो काम का है वही माइंड में रखें, और हमेशा काम की ही बात करता हूँ, कोई बिना काम की बात इस क्लास में नहीं होगी, ठीक है। तमिल की महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर, संत तिरुवल्लुर आपने पढ़ा होगा। इनके द्वारा एक कविताएं की जो है ना संग्रह लिखा गया। बेसिकली उसमें 18 से अधिक कविता है, जिसका एक संग्रह है, तिरुकुल्लुर नाम है उसका। तिरुवल्लुर के द्वारा तिरुकुल्लुर लिखा गया। तो ये भी आपको राइटर नहीं पूछ रहा है कि किसने लिखा है। अधिक से अधिक ये पूछा जा सकता है कि तिरुकुल्लुर जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे कविताएं की संग्रह है, जिसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंसी यहाँ से आती है कि भाई ये क्यों पॉइंट डालना जरूरी है, क्योंकि इसे तमिल का बाइबल कहा जाता है। जैसे आपने है ना बौद्धों का रामायण सुना होगा, है ना, बौद्धों का रामायण सुना होगा, बुद्ध चरित, है ना, जो अश्वघोष लिखे हैं। उसी प्रकार से ये तमिल का बाइबिल कहा जाता है। संगमकालीन 3 प्रमुख वंश जिन्होंने शासन किया, चोल, पांड्य और चेर। देखिए मौर्य और गुप्त का तो अपना अपना स्थान है ही आपके एग्जाम में, लेकिन सबसे ज्यादा संगम काल और विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन आते हैं, ये बात गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए चोल, पांड्य और चेर, इन चीजों का उल्लेख एक तो हमें जो है तमिल व्याकरण, या अभी जो आपने किताब देखा जो संगमकालीन इतिहास अवेलेबल है हमारे समाज में, वहां से मिलती है। इसके इतर और कहां से मिलेगा, तो अशोक के शिलालेख से मिलते हैं। देखिए जो शिलालेख का प्रचलन है, ये भी पूछा जाता है कि किसने शुरू करवाया, तो अशोक के समय से ही शिलालेख के जो है आपका प्रचलन शुरू हुआ। और इनके शिलालेख को पढ़ने में सफलता सबसे पहले प्राप्त हुआ था जेम्स प्रिंसेप को। अशोक को क्या कहा जाता है, देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अशोक किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो ये मौर्य सम्राट हैं, और 3rd मौर्य सम्राट हैं आफ्टर बिंदुसारा, ठीक है भाई। तो ये अशोक के बारे में थोड़ा साथ ही साथ खारवेल के शिलालेख में भी देखने को मिलता है। अब ये खारवेल कौन है, तो आपको याद होगा कि जो कलिंग युद्ध हुआ ना, कलिंग मतलब प्राचीन काल का उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा कलिंग का शासक रहा कभी खारवेल, ठीक है। और खारवेल का जो शिलालेख है हाथी गुम्फा शिलालेख, ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख का नाम है, गुफा नहीं है गुम्फा लिखता है, ठीक है। तो ये खारवेल के शिलालेख में भी जो है ना इन तीनों वंश का जिक्र मिलता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं अशोक से एक क्वेश्चन और पूछता है आपका कि गद्दी पे बैठने के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध किए थे अशोक, तो आप बोलेंगे 8वें वर्ष में, ठीक है। 261 BC में आपका जो है कलिंग युद्ध में भाग लिए थे कौन, अशोक, और विजय प्राप्त किए थे। और मौर्य साम्राज्य प्रारंभ में 4 प्रांत में बटे हुए थे, इसमें ऐड कर दिया कलिंगा को, तो हो गया 5 प्रांत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संगमकालीन शासक का क्षेत्रीय विस्तार अगर नदियों के फॉर्म में पूछता है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की दक्षिण वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये वाली पार्ट में जो है इन्होंने शासन करा। कौन, संगमकालीन शासक, जो अभी आपने 3 वंश देखा। अब आते हैं यहाँ पे एक एक वंश की फैक्ट को समझ लेते हैं। चेल, चोल माफ कीजिएगा, चोर बोला गया, माफ करना भैया, चोला शासक, और ये पांड्य, है ना। आइए, चेरों ने आधुनिक केरल राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्सों, है ना, केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सा तथा तमिलनाडु क्षेत्र को नियंत्रित किया। कल होके आपसे पूछेगा कि भाई चेर शासक दक्षिण भारत के किस राज्य में शासन नहीं किए, हो सकता है तेलंगाना ऑप्शन में हो, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात सुनिएगा, उनकी राजधानी वज्जी थी, है ना, तथा पश्चिमी घाट जो आजकल आप देखते हैं,
पश्चिमी तट, माफ़ कीजिएगा, घाट भी कहेंगे तट भी कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पश्चिमी तट के जो है मसूरी और टोंडी के बंदरगाह पर कब्जा था, किसका? चेरों का। देखिए जैसे अभी आपने लोथल और सुरकोतला सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर याद करके रखें, यानी बंदरगाह, है ना, पोर्ट, उसी प्रकार से चेर का पोर्ट कौन कौन सा है? तो मसूरी और टोंडी, ये कहाँ पे है? पश्चिमी तट पे है ना। ध्यान रखेंगे इनकी राजधानी वज्जी थी और इनका शासन केरल के साथ साथ तमिलनाडु में था। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान रखना है। चेरों का प्रतीक, ये सबसे ज़्यादा आनन फानन में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। तो धनुष बाण, है ना, धनुष बाण जो है ये चेरों का प्रतीक है ना। आज मैं भी बना लूंगा धनुष बाण, ये देखिए इस प्रकार से बनता है धनुष बाण। ठीक है, तो ये चेरों का प्रतीक है। हालांकि इसमें ऊर्जा कहाँ से आएगा भाई? ये वाला एरो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका धनुष बाण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य ऑगस्टस के लिए इन्होंने इनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण भी कराया था, ऐसा प्राचीन इतिहास कहता है। ठीक है, इनके अलावा चेरों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक जो हुआ सेनगुट्टवन, एसपीडी के किताब में 2 करोड़ बार इसका नाम छपा हुआ होगा, सेनगुट्टवन, है ना, जिन्हें लाल चेर भी कहा जाता था। इन्होंने चीन में राजदूत को भेजा था। भाई साहब, जब चीन आने वाले को पूछा जा सकता है तो भेजने वाले को नहीं पूछा जा सकता। आपको याद होगा, अच्छा हुआ याद आ गया। अशोक साहब भी जो है ना, श्रीलंका भेजे थे अपने पुत्र और पुत्री को, है ना, कौन महेंद्रा और संघमित्रा को। ठीक है, तो एक भेजने वाला क्वेश्चन अशोक से भी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, है ना। और इन्होंने चीन में दूत भेजा था अपना, कौन भाई? चेर साम्राज्य के अंतर्गत सेनगुट्टवन। चेर से बस ये जो आपका प्रतीक वाला क्वेश्चन था, कहाँ शासन किया और कौन फेमस शासक है, इतना याद रखना। चोल से देखिए, चोल साम्राज्य बहुत बड़ी है पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भाग को नियंत्रित किया। मतलब इसका शासक कहाँ पे रहा? तमिलनाडु के, श्रीलंका के समीप रहा, इसीलिए इनके जो शासक हुए वो श्रीलंका पर भी कब्जा किए। ठीक है भाई, माफ़ करना दोस्त। इनके अलावा अगर इनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसने बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। इनकी राजधानी उरेयर थी, बाद में जो है तंजावुर भी हुए, है ना। तो चोल की जो आपका जो कहाँ शासन किए? तो तमिलनाडु में। कौन से नदी के डेल्टा तक? तो कावेरी नदी के डेल्टा तक, है ना। राजधानी कहाँ था? तो उरेयर। संस्थापक कौन थे? विजयालय। ये सब बात तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ, इसीलिए इसमें नहीं लिखा हूँ, पहले ही बताया। काम की बात ही बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, वो आप जान लेंगे, है ना। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। अभी आपने धनुष बाण देखा चेर का, अब चोल का देखिए तो इसका था बाघ, है ना। बाघ तो नहीं बना पाऊंगा। चोलों के पास एक कुशल नौसैनिक शक्ति थी, इसका नेवी पावर वाला काफी मजबूत सेना था, है ना। चोल राजाओं में करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुए। करिकाल, जैसे आपसे पूछता है भाई अपराजित पूछता है, श्री कृष्ण पूछता है ना, करिकाल पूछता है, हाल पूछता है, ये पूछ देता है कि ये किस वंश से थे। तो कुछ ऐसा अटपटा सा नाम आपसे पूछता है और पूछता है कि ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो करिकाल आपका चोल वंश के से ताल्लुक रखते थे, है ना। एक बेन्नी का युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने 11 राजाओं को मात दिया था। तो इसीलिए उस समय जो जिसको हराएगा, जितना साम्राज्य पे कब्जा करेगा, उतना शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली कहने का मतलब धार्मिक कार्य से कभी नहीं रहा किसी ने। ठीक है भाई, यही तो रोना है। करिकाल ने अपने शासन काल में व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र को संपन्न बनाया। ठीक है भाई, 11 राजाओं को हराया इन्होंने, शक्तिशाली हुआ। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और उसकी राजधानी उदयपुर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। कौन किया? करिकाल। ये किस वंश के हैं? चोल वंश के। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। कौन? ये आपका करिकाल ने। ये करिकाल ने बांध बनवाया था। जैसे आपके सल्तनत काल में पूछा जाता है कि सबसे पहले नहर निर्माण की प्रक्रिया किस वंश ने शुरू किया, तो आप कहते हो तुगलक वंश ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है ये सबसे ज़्यादा आपका जो है नहर निर्माण करवाए थे। तो उसी प्रकार से संगम काल में अगर कल होके आपसे कोई पूछे कि भाई 160 किलोमीटर लंबी बांध की निर्माण कावेरी नदी के किनारे किसने करवाया था, तो बोलना चोल शासक करिकाल ने करवाया था। चोल से फिलहाल इतना। अब आते हैं
चोल से 2-3 क्वेश्चन आपको और पूछ देता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, चोल से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये हालांकि बता दिया हूँ इसीलिए यहाँ नहीं रखा हूँ। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि भाई चोल पर सबसे पहले श्रीलंका पर कब्जा किसने किया, है ना। तो श्रीलंका पे सबसे पहले जो है चोल शासक जिन्होंने कब्जा किया, उनका नाम था आपका, क्या था भाई, उनका नाम राजराज चोल था। क्या था? राज चोला। इन्होंने आंशिक रूप से जो है श्रीलंका पे कब्जा किया, है ना, आंशिक रूप से। लेकिन अगर पूर्ण रूप से टोटली श्रीलंका कब्जे में ले लिए थे तो ये थे आपका कौन, टोटली श्रीलंका, ये थे आपका राजेंद्र प्रथम, है ना। तो राजेंद्र प्रथम जो है तो फुली श्रीलंका को विजित किए थे, जबकि राजराज चोला जो है आंशिक रूप से पार्शियली श्रीलंका के पार्ट को जीते थे या हासिल कर पाए थे। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे आप राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हो, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हो, ये कहाँ पे है? तंजौर में। इसको किसने बनवाया? तो राजराज चोला ने ही बनवाया, है ना, राजराज चोला ने ही बनवाया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इनके नाम पे ही है, राजराजेश्वर, राजराज चोला। इसे तंजावुर के मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो 2-3 बात चोल शासक से और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। बाद बाकी हम चलते हैं आगे, है ना। अब आते हैं पांड्य। पांड्य जो है ये भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व भाग में था, यानी यहाँ पे सब साउथ की बात हो रही है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्व कहने का मतलब दक्षिण भी होना चाहिए और ये वाली तट पे होनी चाहिए, पूर्वी तट पे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मुख्य रूप से मदुरई में शासन किया। मदुरई मतलब तमिलनाडु, है ना। इनकी राजधानी भी थी, माफ कीजिएगा, मदुरई, हाँ वहाँ मैं तंजौर बताया था, ठीक है। मदुरई इनकी राजधानी थी। कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में मदुरई बना। पहले कोरकई इनकी राजधानी थी, बाद में मदुरई बना। जगह का नाम था, ये है भैया पांड, मतलब तीसरे संगम काल के वंश, है ना। पांड वंश की प्रतीक चिन्ह क्या थी? मछली। तीनों प्रतीक चिन्ह जरूर याद रखें। पहले का बताया था धनुष्वान, फिर दूसरे का हमने चोल का बाघ बताया था और तीसरे का मछली बताया था, ना। इन्होंने तमिल संगमों को संरक्षण दिया था। अगर आपसे पूछे कि भाई ये तीनों तमिल जो संगम हुआ कहाँ कहाँ पे, मदुरई का, कपाटपुरम और मदुरई, तो इन तीनों का संरक्षण किसने दिया? तो वंश तो 3 आए यहाँ पे, लेकिन पांड्य ने इनको संरक्षण दिया था। संरक्षण मतलब जब इनका शासन वगैरह चल रहा था तो इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया या हुआ, ठीक है भाई। इनके अलावा जो आपका अस्थाई सेना या नियमित सेना इनके हर शासक के पास था। जो भी पांड्य वंश में शासक हुए सभी के पास शासकों की एक नियमित सेना हुआ करता था। नियमित सेना, जैसे आपके दिल्ली सल्तनत से पूछता है कि अस्थाई सेना रखने वाला शासक कौन है, तो अलाउद्दीन खिलजी। उसी प्रकार से संगम वंश से पूछेगा तो पांड्य वंश हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है, स्ट्रेटोवो ने किया है, प्लिनी ने भी किया है, जो नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखे हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई निम्नलिखित में से किस किताब में पांड्य की चर्चा है, तो आप बता देना मेगास्थनीज, है ना, जो इंडिका लिखे थे। एक यहाँ पे है नल्ली कोडवन, संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक है, तो इनको भी ध्यान रख लेंगे। जैसे आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ पूछ देता है, गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त पूछ देता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पूछ देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप नल्लीब कोडन नाम है इसका, ये संगम युग का आखिरी शासक माना जाता है ना। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे। संगम काल के दौरान वंशानुगत जो है ये कैसा था? तो राजतंत्र था, वहां पे लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। इनके अलावा संगम युग में प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। जैसे अभी आपने देखा कि भाई चोल के पास क्या था? तो बाघ। पांड्य के पास क्या था? मछली। और चेर के पास क्या था? तीर धनुष, है ना। इसके अलावा राजा की शक्ति जो है 5 परिषदों पर नियंत्रण था। राजा की जो शक्ति से महासभा कहते थे। मंत्री को अमेच्यार कहा जाता था, है ना। गुप्तचर को और कहा जाता था। इनके जितने भी है पुरोहित, दूत, सेनापति को सेनापतियार कहा जाता था, दूत को दूतार कहा जाता था। यानी लास्ट में जो है
रॉ लगा होता है, इनके जो है भी मंत्रिमंडल है, इनके जो भी प्रधान पद है उनके लास्ट में रॉ लगा होता था। ठीक है भाई, तो ये आप एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन मंत्री में मंत्रियार नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ अमेच्यार। और गुप्तचर को ओरार कहा जाता था। किस काल की बात है? ये संगम काल की बात है, विजयनगर साम्राज्य की नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि राजस्व, जो जमीन पे टैक्स मिलता था वो जो है इनकम का मुख्य जरिया था संगम काल के अंदर। यहाँ पे संगम काल का क्षेत्र दिखाया गया है कि कौन से वंश कहाँ कहाँ पे शासन किया है ना। और इसके अलावा सबका जो है राजकीय चिन्ह दिखाया गया है। ये पांडे का दिखाया गया है मछली, ये चेरा का दिखाया गया है तीर धनुष, और ये चोला का दिखाया गया है कौन सा? बाघ, है ना। इनके अलावा एक ग्रंथ है जिसका नाम है पुरुनानरू। अब भाई ऐसे ही नाम है, अब तमिल भाषा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो हंसी जैसे लगेगा, अपन नहीं समझते उतना तमिल भाषा, जो समझते हैं उनको तो सब समझ में आता होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भाई ये पुनरारू नामक ग्रंथ में 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। जैसे आपको ऋग्वेद में 4 वर्ग का उल्लेख मिलता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से यहाँ पे इस ग्रंथ में भी 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। सुड्डुम वर्ग मान लीजिए ब्राह्मण वर्ग, असरर वर्ग योद्धा वर्ग क्षत्रिय मान लीजिए, बेनिगर वैश्य मान लीजिए, और बिल्लाल वर्ग यहाँ पे किसान लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर आपसे कहे कि भाई तमिल साहित्य के किस ग्रंथ में 4 वर्णों का उल्लेख है, तो पुरुनारू बताइएगा, न कि ऋग्वेद। ऋग्वेद ओवरऑल है ना, ओवरऑल किस वेद में? तो ऋग्वेद में, है ना। संगम कविताओं के भूमि को 5 प्रकार से बांटे जाते थे। भाई अकबर के भूमि व्यवस्था को बांटा जा सकता है पोलज, चाचर, प्रति, तो यहाँ नहीं बांटा जा सकता क्या? एकदम बांटा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संगम जो है आपका कविताओं में भूमि व्यवस्था को 5 प्रकार से बांटते थे। देहाती भूमि, मुरुदम कृषि योग्य भूमि, पाले रेगिस्तान को कहते थे, नेथल समुद्रवर्ती को, और कुरुचि पहाड़ी एरिया को कहा जाता था। यही सब क्वेश्चन आजकल उठा के पटक देता है एग्जामिनर और बच्चे अवाक हो जाता है। ठीक है, समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ा, मुगल काल में भी था, है ना। अकबर ने इन्हें बंद करने के लिए प्रयास भी किया था। बाद में इसका जो है अंतिम रूप से जो बंद है 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तबीयत थोड़ा खराब है दोस्त, है ना। इनके अलावा प्राचीन जनजाति जैसे थोडा, इरुला जनजाति आपसे पूछता भी है। थोडा आज भी नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं, तमिलनाडु के अंतर्गत, है ना। पशुपालन जो है इसका मुख्य पेशा है, तो ये पाए जाते थे। इसके अलावा जैसे आपने मैत्री, गार्गी, इस प्रकार की जो विदुषी महिलाएं थी प्राचीन काल में, आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किया होगा, तो उस संगम साहित्य काल में भी कुछ विदुषी महिलाएं थी जिनका नाम ओबेयार, नचेलियर, है ना, काकई पांडियार। ठीक है, इस प्रकार की महिला की नाम है जो विदुषी हुआ करती थी, कवित्री हुआ करती थी। इनके अलावा संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन। ये मुरुगन देवता भगवान जो है आज भी तमिलनाडु में इन्हें पूजा जाता है, मुरुगन को। आधुनिक युग में तमिलनाडु में एक त्योहार होता है थाईपुसम, जिसमें भगवान मुरुगन की ही पूजा की जाती है, जो पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। संगम युद्ध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भी झलक देखने को मिलती है। कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल था। ठीक है, उधर के साउथ भारत के लोग आज भी चावल ज़्यादा खाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में भी खाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका वेरिएशन है। तमिलनाडु के कुछ लड़के हमारे साथ भी काम करते हैं, उनको भी चावल काफ़ी पसंद है। हालांकि इडली डोसा सांभर उनका खुद का है, लेकिन फिर भी चावल खाते हैं, बढ़िया, है ना। इनके अलावा संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। संगम युग में व्यापार तो होवे करता था, जिसमें चोल आपने देखा, उसके पास जो है जहाजी पावर भी था, बढ़िया। इसके अलावा वाणिज्यिक गतिविधि के लिए बंदरगाह था। अभी आपने बंदरगाह अलग अलग वंश के अलग अलग देखे, यहाँ पे एक साथ देख रहे हैं आप बंदरगाह, जैसे तोंडी, मुसुरी, कोरकई, अरमेड्यू और मराक्कनम, ये सब बंदरगाह था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल और सुरकोतदा है, इसमें पुहार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से जो है कोस्टली चीज का आयात निर्यात होता था। ठीक है, तो एग्जाम में पुहार ज्यादा बंदरगाह आ जाता है। कल होगी कोई छोटा बंदरगाह भी पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन बंदरगाह का उदाहरण है या नहीं है, तो आप अगर इसमें से याद रखें तो आपका काम होगा। बाद में ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो है प्राकृतिक कारण संभवतः बाढ़ माना जाता है। यहाँ पे एक कालभ्रंश नामक जाति ने आक्रमण के साथ ही इस वंश का पतन कर दिया था। सातवाहन वंश, ये जो है आपका सातवाहन वंश की शुरुआत जो है 3वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला था और 1 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। कौन करते हैं? सिमुक करते हैं। इसका शासन महाराष्ट्र में था।
बाद में जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक भी इसका सत्ता का विस्तार हो गया था। इसके अलावा सुशर्मा का हत्या करके सिमुक ने इस वंश का स्थापना किया था। राजधानी इसका प्रतिष्ठान था जो आधुनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। प्रशासन के शासक में आएंगे तो सतकर्णी है ना, सतकर्णी और गौतमीपुत्र सतकर्णी ये दोनों अलग अलग शासक है। ठीक है, सतकर्णी 27 बीसी से 17 बीसी तक शासन करते हैं, लगभग 10 साल। इन्होंने चांदी के सिक्के पे घोड़ा का अंकन करवाया। इनका एक और शासक है जिन्होंने अपने सिक्का पे अलग अलग चीज का अंकन करवाया और एग्जाम में, पिछले एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, तो चांदी का सिक्के पे अंकन करवाया घोड़ा का, कौन? सतकर्णी है ना। एक हाल, जैसे मैंने अभी बताया हाल, इनका आदमी का नाम है भाई, हाल, हाल चाल वाला हाल नहीं है, हाल आदमी का नाम है। इन्होंने गाथा सप्तमी नामक जो है, सप्तशती है ना, इन्होंने ग्रंथ की रचना की। डायरेक्ट यही पूछता है। सातवाहन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने है ना और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने का प्रचलन सबसे पहले स्टार्ट किया था। प्राचीन काल में जितने भी वंश हुए सबसे पहले ब्राह्मण को अनुदान देने की जो कार्य किए थे ये आपका सातवाहन ने ही किया था। माना जाता है कि सातवाहन संभवतः ब्राह्मण ही था। ठीक है, इनके अलावा सातवाहन वंश जो है मात्र सत्तात्मक तो होता था, लेकिन जो सिंहासन होता था, जो गद्दी होता था, वो पितृ सत्तात्मक यानी पुरुष को ही दिया जाता था। तो दोनों वेरिएशन है, जैसा आपसे लैंग्वेज में पूछेगा वैसा आंसर देना है ना। अगर इस हिसाब से देखें कि भाई ये सभी शासकों के नाम के पीछे जनरली उनके माता का नाम जोड़ दिया जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी पहले, माफ कीजिएगा, तो उससे पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। लेकिन जो शासक सभी पुरुष हैं, इससे पता चलता है कि पितृ सत्तात्मक शासन भी थे। तो दोनों मिली जुली। सातवाहन में सबसे प्रमुख गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये ज्यादा पूछा जाता है। 106 से 130 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। स्वयं को एक ब्राह्मण भी बताया था इन्होंने शकों को हराया। ठीक है, कई क्षत्रिय शासकों को नष्ट कर दिया। इसके विजय का उल्लेख नासिक अभिलेख में मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय उल्लेख कहाँ पे वर्णित है, तो नासिक अभिलेख जो महाराष्ट्र में है, बताइएगा। उनके जिले को आहर कहा जाता था। अशोक के समय भी जिले को आहर कहा जाता था। इसके अलावा है ना अमात्य और महामात्र मौर्य काल के जैसा ही है ना जो पोस्ट हुआ करता था अमात्य और महामात्र अधिकारी का, इनके काल में भी एज इट इज था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासकों को गोलमिक कहा जाता था। तो ये कुछ चीज है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अमुक समय में अमुक चीज को क्या कहा जाता था। आइए, यज्ञश्री सतकर्णी, इसी का बात मैं कर रहा था। इन्होंने अपने सिक्कों पे मछली, शंख और जहाज का अंकन करवाया। यही पिछले एग्जाम में पूछ के गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना एक एक बात को। उसके अलावा सातवाहन वंश का पतन जो है ना इसी के समय से स्टार्ट हो गया, यानी सबसे ज़्यादा फेमस या फिर शक्तिशाली राजा यज्ञश्री सतकर्णी ही हुए। इसके बाद छोटे मोटे शासक हुए और सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है पुलामावी को माना जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आएंगे। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी, तो भाषा थी प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मणी। ठीक है, सातवाहन काल में चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रयोग किस नाम से होता था, तो कासारपन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएंगे। प्रसिद्ध तीर्थयात्री चीनी यात्री ह्वेनसांग 640 ईस्वी में नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव शासक थे उनके काल में दक्षिण भारत या कांचीपुरम की यात्रा की थी, है ना। ये हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चन के आधार पर एक्स्ट्रा फैक्ट रखा गया ताकि आपको अच्छे से हो पाए। 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन ने इन्हें हराया था। कौन से नदी के तट पे हराया था, यहाँ पे नदी रिक्वायर्ड है, बताइएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने माफ कीजिएगा, ये तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय वाला था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चोला, चेरा और पांड्या को परास्त किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन वंश के रहेगा, तो ये रहेगा आपका भैया पल्लव वंश के, है ना। इनके अलावा पल्लव की राजकीय भाषा क्या थी, तमिल, संस्कृत तथा प्राकृत, ये तीनों भाषा थी, लेकिन सबसे ज्यादा कामकाज ऑफिशियली तमिल में हुआ करता था। लिपि कौन सा था, ब्राह्मणी था। अब देखिए वो रथ मंदिर से काफी क्वेश्चन आता है। अगर कल हो कि आपसे कोई पूछे कि रथ मंदिर समूह में कितने रथ हैं, तो बताइएगा 8, है ना, जिसमें 5 रथ जो है पांडवों के और द्रौपदी के नाम पे रखा गया है। 6 आदमी के नाम पे 5 रथ मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें नकुल और सहदेव N+S के लिए एक रथ मंदिर है, धर्मराज या युधिष्ठिर के लिए एगो है, भीम के लिए एगो है, अर्जुन के लिए एगो है और द्रौपदी के लिए एगो है। तो 6 गो आदमी में 5 गो रथ मंदिर पांडवों और द्रौपदी के नाम पे है। द्रौपदी रथ इन 8 रथों में सबसे छोटा है
और जो 8 रथ में द्रौपदी रथ को अगर छोड़ दिया जाए, जो 7 गो रेस्ट रथ बचता है उसे दक्षिण भारत का, है ना, सप्त पैगोडा कहा जाता है। जैसे आपने ब्लैक पैगोडा उड़ीसा के कोणार्क को सुना होगा, इसे सप्त पैगोडा कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले चैप्टर को, जैसे पूछता है नागलपुरम शहर का स्थापना किसने किया, नागलपुरम। तो नागलपुरम शहर की स्थापना जो है ये आपका कृष्णदेव राय ने किया था, है ना, कृष्णदेव राय ने किया था। ये किस वंश के रहेंगे, तुलिवा वंश के, और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन किए थे। आमुक्तमाल्याद किताब लिखे थे, है ना, काफी फेमस शासक है। एक आपसे पूछता है मम्मलपुरम, मम्मलपुरम, भाई ऐसे ही नाम होते हैं, है ना। मम्मलपुरम नगर की स्थापना किसने किया, तो नरहरि वर्मन ने किया था। कौन किया था, नरहरि वर्मन। इनका नाम है नरहरि, है ना, नरहरि, आदमी और भगवान, नरहरि वर्मन। ये पल्लव थे, है ना, पल्लव। इन्होंने मम्मलपुरम नामक शहर का स्थापना किया जो बाद में महाबलीपुरम बना था, है ना। ये नागलपुरम कृष्णदेव राय ने किया था। एक मुगल में अगर आएंगे शहरों को लेकर तो पूछता है दीन पनाह नगर किसने बसाया, तो दीन पनाह नगर जो है आपका हुमायूं ने बसाया। मुगलों को लेकर एक पूछता है कि मुगलों का पहला सुनियोजित शहर कौन सा था, तो फतेहपुर सिकरी था, FPS लिख देता हूं। इसको अकबर ने बसाया था। जयपुर और उदयपुर का तो कई बार बता दिया हूँ, जयपुर का जय सिंह सेकेंड और उदयपुर का उदय सिंह सेकेंड। तो ये थे आज के कुछ हिस्ट्री के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।